Assalamualaikum dear students, my name is Mahnoor and I will teach you mathematics for grade 11. Today the topic is matrix and determinant, which is fourth chapter in our new syllabus for first year classes. So before solving the question, it is important for us to understand what is matrix and determinant. So let's start with the name of Allah. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। हमने ग्रेड 9 में देखा था कि मैट्रिक्स क्या होती है और हम लोग पढ़ कर भी आए हैं और आई होप आप सब लोगों को याद होगा, लेकिन फिर भी हम लोगों ने पढ़ा था कि द अरेंजमेंट्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मतलब कि रोज और कॉलम्स को एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देने की जो अरेंजमेंट होती है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, रोज हमें पता है कि जो हॉरिजेंटल लाइन होती हैं वो रोज़ कहलाती हैं और कॉलम हमें पता है जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो कॉलम्स कहलाती हैं। ठीक है, रोज़ और कॉलम को एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देने को मैट्रिक्स कहते हैं। इसे यूँ भी लिख सकते हैं कि द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स की वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बंद हो उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। आप लोगों को दोनों में से जो भी ईजी लगे आप लोग वो लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मैट्रिक्स का कंसेप्ट हमारे पास कहाँ से आया है वो बताते हैं। मैट्रिक्स का कंसेप्ट हमारे पास सबसे पहले एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसका नाम था जेम्स साइलिवेस्टर। 1914 में पैदा हुआ और 1897 में उसकी डेथ हुई। इसने फर्स्ट इसको इंट्रोड्यूस करा। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया आर्थर कैले। 1821 में ये पैदा हुआ, 1895 में इसकी डेथ हुई। इससे इसने हमें इसको इंट्रोड्यूस करा। ठीक है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से। उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस के हैं, उन लोगों को ये अच्छे से सॉल्व करना चाहिए क्योंकि आगे इंजीनियरिंग की जितनी भी ब्रांचेस हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गई, उसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, जो भी फील्ड्स आ जाती हैं, कंप्यूटर साइंस की ग्राफिक्स हो गई, डेटा स्टोरेज हो गई, जो भी आगे इनकी फील्ड्स आती हैं इन सब में मैट्रिक्स इन्वॉल्व है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर सर्किट्स को ज्वाइन करने में यूज़ होती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फोर्स और मोशन की कैलकुलेशन में इस्तेमाल होती है। ठीक है, और सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए भी हम मैट्रिक्स की टर्म का यूज़ करते हैं। ग्राफिक्स में गेम्स, एनिमेशन, 3D मूवीज़, इन सब में मैट्रिक्स यूज़ होती है। डेटा स्टोरेज में मैट्रिक्स यूज़ होती है। ठीक है, डेटा सिक्योर पर्पस में मैट्रिक्स का ही हाथ है, यानी कि इन सब में हमें मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हम इसको अच्छे से रिकॉल करते हैं। अब हम लोगों को मैट्रिक्स का पता चल गया है कि क्या होता है। रोज़ और कॉलम्स में स्क्वायर ब्रैकेट्स को इनक्लोज कर देना, उसको मैट्रिक्स कहते हैं। आगे मैट्रिक्स की कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है रो मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो, यानी एक हॉरिजेंटल लाइन हो, उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। जिस तरह अब हमारे पास सी है, इसके अंदर सिर्फ एक हॉरिजेंटल लाइन है, यानी कि एक रो है, तो ये रो मैट्रिक्स हो गई। इस तरह ये हो गई। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम हो, यानी कि एक ही वर्टिकल लाइन हो, उसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज और कॉलम्स इक्वल ना हो, ऐसे मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स पर। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज और कॉलम्स इक्वल हो, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जिस मैट्रिक्स में इक्वल होंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनल मैट्रिक्स में हम देख लेते हैं जो ये चीज़ है इसको हम बोलते हैं मेन डायगोनल। ठीक है, ऐसी एंट्रीज या ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर मेन डायगोनल के अंदर एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा हो जो ज़ीरो ना हो। ये देखो यहाँ पर ज़ीरो है लेकिन यहाँ पर 1 और 2 नॉन ज़ीरो, इसका मतलब ये डायगोनल है, यानी कि मेन डायगोनल में एक ऐसा वर्ड हो जो ज़ीरो ना हो और बाकी सारे ज़ीरो हो, इसको हम बोलते हैं ये क्या है, डायगोनल। ये स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों। ठीक है, एक तो ये कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, दूसरा ये कि इसकी जो मेन डायगोनल एंट्रीज़ हैं, यानी कि मेन डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो सेम हो और जो नॉन डायगोनल हो वो ज़ीरो। मतलब लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसकी जो मेन डायगोनल है इधर 7 दिया हुआ है, इधर 7 दिया हुआ है, इधर 0 और इधर 0,
जो मेन डायगोनल एंट्रीज हैं वो आपस में हमेशा सेम होंगी, जबकि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगी वो ज़ीरो होगी। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाता है ऐसे, फॉर एग्जांपल के 0 0 के, तो ये भी हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी जो मेन डायगोनल एंट्रीज है वो सेम है। ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद आ जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में बाज़ दफ़ा कन्फ्यूजन हो जाती है। इसमें भी ये है कि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हों वो ज़ीरो, लेकिन जो मेन डायगोनल एंट्रीज हों वो 1 हो। ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे आइडेंटिटी, और जिसमें जो ये सेम उसको हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है। उसके बाद आते हैं नल मैट्रिक्स, जिसके अंदर सारी एंट्रीज ज़ीरो हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। उसके बाद आ जाते हैं इक्वल मैट्रिक्स। दो ऐसे मैट्रिक्स, लेट्स सपोज ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, जिनके ऑर्डर सेम हो उसको हम कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर हमारे पास 2/2 है और बी का 2/2, सेम ऑर्डर है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये है इक्वल मैट्रिक्स। ट्रांसपोज हम लोगों को पता भी है, लेकिन फिर भी अब अगर हमारे पास एक एलिमेंट है, यानी कि लेट्स सपोज ए हमारे पास इक्वल है 1 4 7 8, ठीक है। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो जो रोज़ होंगी वो कॉलम में चेंज हो जाएंगी, कॉलम जो है वो रोज़ में चेंज हो जाएंगे। अब 1 और 7 इधर क्या थे, कॉलम में थे, इधर आकर रोज़ में हो गए। ये इधर कॉलम में थे, इधर आके रोज़ में हो गए। ठीक है, इसको बोलेंगे ट्रांसपोज। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब, ऑर्डर को हम डिनोट करते हैं m.n से या m/n से भी, तो है m/n, इसको हम ऑर्डर से डिनोट करते हैं। और m जो है हम सपोज करते हैं, यानी कि लेते हैं रोज़ के लिए, और n को हम लेते हैं कॉलम्स के लिए। अगर हमारे पास एक, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जर्नल टर्म है, यानी कि एक वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है AIJ। आई हमारे पास होता है रोज़ के लिए, नंबर ऑफ़ रोज़, और जे नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ठीक है। अब इसका उन्होंने हमें, यानी आई हमें डिनोट करता है रोज़ को और जे डिनोट करता है कॉलम को। अब इसका उन्होंने हमें क्रॉस ऑर्डर दिया हुआ है 3/2। अभी क्या डिनोट कर रहा है कि 3, यानी कि m/n। अब m हमारे पास क्या है, 3 हमारे पास रोज़ है इसके अंदर, और 2 हमारे पास क्या है, कॉलम्स, क्योंकि ये n है और n हमें पता है कि n कॉलम के लिए यूज़ होता है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन उस वक्त पॉसिबल होगी दो नंबर की जब उनके सेम ऑर्डर होंगे। अब इसका 2/2 है और बी का 2/2 है, तो ये दोनों ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि इनकी ऑर्डर सेम है। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि ऑर्डर सेम हो या ना हो, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना होगा, अगर मेरे पास एक ए है और एक बी है, ठीक है, ए के पास हमारा ऑर्डर है 2/3, यानी कि 2 रोज़ और 3 कॉलम, तो और बी के पास 3 कॉलम और 3 रोज़। अगर हमारे पास पहले एलिमेंट, यानी कि ए की कॉलम्स के नंबर और बी के रो के नंबर सेम हुए तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए 3 और 3, यानी कि इसके 3 कॉलम और इसकी 3 रो, ये सेम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, सेम है, तो इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। मल्टीप्लिकेशन उसी वक्त पॉसिबल होगी जब हमारे पास एक एलिमेंट, यानी कि ए की नंबर ऑफ़ कॉलम बी के नंबर ऑफ़ रो के साथ मैच नहीं करेंगे, तभी जाके मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो। ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।